चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध हुआ। जरा पिछले क्लास को समाप्त कर ले हम लोग। तो हमने देखा था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था भारत में। इसी विरोध की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला की मृत्यु हो गई थी और सैंडर्स कांड में ही भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी। भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी, जिसको हम लोग लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में देख लिया था। और फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से बरतानिया हुकूमत ने ये घोषणा की थी कि अब जो साइमन कमीशन का रिपोर्ट आएगा तो उसके बाद हम उसको लागू करने से पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। फिर हमने देखा था कि 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज की बात की गई थी, लेकिन उस समय नेहरू रिपोर्ट आने की बात होनी थी, तो इसीलिए इस मांग को दबा दिया गया। फिर 1928 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, इस कांग्रेस अधिवेशन में चूंकि स्वराज की मांग मांगी जा रही थी और नेहरू रिपोर्ट जो है वह डोमिनियन की बात करता था, नेहरू रिपोर्ट चूंकि डोमिनियन की बात कर रहा था, तो यह नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो पा रहा था कांग्रेस से। तो बाद में गांधी जी के प्रेशर पर, गांधी जी के कहने पर कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक अंग्रेज इस पर अपना कोई ध्यान नहीं देते हैं, अंग्रेज इस पर कोई विचार नहीं करते हैं, तो फिर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और उसके बाद यह नेहरू रिपोर्ट जो है वह कांग्रेस से पारित हो गया। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब हम जरा सा आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे तो पहला चीज आता है दिल्ली रिपोर्ट। पहला आता है दिल्ली घोषणा पत्र या फिर दिल्ली रिपोर्ट। हम बात करेंगे दिल्ली घोषणा पत्र की। यह हुआ था 2 नवंबर 1929 को। यह हुआ 2 नवंबर 1929 को। अब जरा सा घटनाक्रम समझिए कि क्या कैसे हुआ। तो जब उस समय लॉर्ड इरविन था। अब लॉर्ड इरविन कौन था ये बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो जब लॉर्ड इरविन घोषणा किया था कि अब गोलमेज सम्मेलन होगा, तो उसके 2 दिन के बाद जो है राष्ट्रीय नेताओं ने, जो भारत के तात्कालिक प्रमुख राष्ट्रीय नेता थे, उन नेताओं ने एक सम्मेलन बुलाया। जो तत्कालीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन के बाद एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको दिल्ली घोषणा पत्र का नाम दिया गया। चूंकि यह सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो इसीलिए यह दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। और इस घोषणा पत्र में यह कहा गया कि यह जो गोलमेज सम्मेलन होना है, यह जो गोलमेज सम्मेलन होने की बात की जा रही है, तो इस गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य है वह यह नहीं होना चाहिए कि भारत को डोमिनियन का दर्जा कब मिलेगा, को डोमिनियन का दर्जा कब मिलेगा, यह इस घोषणा पत्र का हिस्सा, यह इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के लिए, डोमिनियन का दर्जा देने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, यानी कि जो आवश्यक संस्थाएं हैं, उनका विकास कैसे हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए।
यह जो दिल्ली घोषणा पत्र है यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। यह 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में आयोजित किया गया था, जब राष्ट्रीय नेताओं ने, उस समय के तात्कालिक प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं ने एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया और वहां पर इस बात पर विचार किया गया, इस बात के लिए प्रयास किया गया कि यह जो गोलमेज सम्मेलन है, इस गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि भारत को डोमिनियन का दर्जा कब मिलेगा, बल्कि इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत को डोमिनियन मिलने के लिए जो आवश्यक संस्थाओं का विकास है, जो आवश्यक चीजें हैं, उनका विकास कब होगा, कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। तो यह था दिल्ली घोषणा पत्र 2 नवंबर 1929 का। यहां पर कोई कंफ्यूजन है? यहां पर कोई कंफ्यूजन? ठीक है, शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, यह अधिवेशन भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। इस अधिवेशन का जो स्थान था वह कहाँ था? तो लाहौर। लाहौर में कहां पर? तो पूछा जाता है रावी नदी के तट पर। यह सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जेएल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू 1927 से ही पूर्ण स्वराज की मांग पर बात करने की बात कर रहे हैं, वह 1927 से ही पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं, इसीलिए अपने देश 1927 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन चूंकि नेहरू रिपोर्ट आना था तो उस प्रस्ताव को दबा दिया गया। फिर 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आता है तो उस समय भी चूंकि नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन की बात करता है, अधिराज्य की बात करता है, जबकि उससे पहले कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो चुका था, तो इस वजह से वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा था। तो फिर गांधी जी ने कहा था कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक अंग्रेज इस पर विचार नहीं करेंगे तो फिर हम नेहरू रिपोर्ट को तिलांजलि दे देंगे, नेहरू रिपोर्ट को त्याग देंगे और उसके बाद फिर हम पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे। तो इसीलिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि अभी तक अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया, नेहरू रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया, एक साइड कर दिया, तो अब जब जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं तो फिर अब इस अधिवेशन में कुछ प्रमुख प्रस्ताव पारित होते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख प्रस्ताव था उसमें नेहरू रिपोर्ट को, वह जो नेहरू रिपोर्ट था जो अधिराज्य की बात करता था, जो डोमिनियन की बात करता था, इस नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को त्याग दिया गया। अब जो दूसरा था, चूंकि नेहरू रिपोर्ट को त्याग दिया गया तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि पूर्ण स्वराज की बात की जाएगी। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हो गया। अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद इसी में कहा गया कि अब इस पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए, इस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत पहले 1901 में ही बारदोली से प्रारंभ होने वाला था, याद होगा आपको, असहयोग आंदोलन, जहां पर कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव से होगा, लेकिन उसी से में क्या होता है कि 5 चौरा चौरी की घटना हो जाती है और उस चौरी चौरा घटना में 30 ब्रिटिश सिपाही मारे चले जाते हैं, जिसमें से कि अधिकांश भारतीय होते हैं। तो उसके बाद इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो अब अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ होने में फिर से 10 साल का वक्त लग गया और अब 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अब जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसके बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने, जो तत्कालीन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यह 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ही हो गया, रावी नदी के तट पर। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का लोगों से, आम जन से आह्वान किया। जब आह्वान किया स्वतंत्रता दिवस मनाने का, तो इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जब कांग्रेस कार्य समिति ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया लोगों से, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। इस दिन लोगों ने जगह जगह झंडे फहराए, अपने घर में, ऑफिस में, जिसको जहां भी मौका मिला वहां लोगों ने झंडा फहराया और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और उसके बाद 26 जनवरी को ही भारत में लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन संयोगवश ऐसा हुआ कि जब भारत को आजादी मिली, तो भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को आजादी मिली, तो वो 15 अगस्त हो गया। तो 15 अगस्त को आजादी मिली। तो अब यह जो 26 जनवरी का दिन था, जिसको पहली बार आजादी के रूप में मनाया गया था, पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इस दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, इस दिन की याद को ताजा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारा संविधान लागू किया गया। वह सिर्फ इसीलिए, ऐसे संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार था, लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया ताकि जो 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मना रहे थे गुलामी के समय में, तो उस 26 जनवरी की महत्व को बरकरार रखा जा सके। 26 जनवरी के साथ जो यादें जुड़ी थी उसको बरकरार रखा जा सके। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था और उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। वह संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 50 को लागू किया गया ताकि इस दिन को हम अपने गणतंत्र दिवस के रूप में मना सके और 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक महत्व है उस महत्व को बरकरार रखा जा सके, महत्व को याद रखा जा सके। तो इस वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और इस दिन को हमने अपना गणतंत्र दिवस बना लिया। इसी दिन को हमने अपना गणतंत्र दिवस बना लिया। इसकी जो यादें हैं, इसका जो इतिहास है, वह लोगों के
बरकरार रह सके, वह भावना लोगों के अंदर मौजूद रह सके, जिंदा रह सके, तो इसीलिए इस दिन संविधान लागू किया गया। यहां तक कोई समस्या, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। किसी को भी कोई सवाल पूछना हो, कुछ हो तो पूछ लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो देखिए, आपने भी देखा कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने की मंजूरी दे दी गई। और यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो यह 1930 से लेकर के 1934 तक चला और इसमें भी इसके दो चरण रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में चला और पहला आंदोलन जो था वह जन आंदोलन था और दूसरा आंदोलन जो था उस चरण में, मतलब पहला चरण जो है वह तो एक जन आंदोलन का चरण था, लेकिन दूसरे चरण में इसका जो स्वरूप है वह परिवर्तित हो गया और यह दूसरे चरण में यह जन आंदोलन नहीं बन पाया। अब देखिए घटनाएं किस प्रकार हुई। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए। कहानी है, उसको कहानी की तरह समझिए। तो जब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोगों ने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मना लिया, तो उसके बाद चूंकि अब कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की मंजूरी भी प्राप्त हो गई, अनुमति मिल चुकी है और 26 जनवरी को हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी मना लिया पहला। तो अब गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी जो तत्कालीन वायसराय है उसके सामने अपना 11 सूत्री मांग रखते हैं। 11 सूत्री मांग रखते हैं और कहते हैं कि अगर इस मांग को मान लिया जाए, यह मांग पूरा कर दिया जाए, तो फिर हम जो प्रस्तावित आंदोलन है उस आंदोलन को प्रारंभ नहीं करेंगे। यह जो प्रस्तावित आंदोलन है यह प्रारंभ नहीं किया जाएगा। कब, किस कंडीशन में? तो जो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी है। तो अब देखिए कि वह 11 सूत्री मांगे क्या थी। एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी 2 बार यह सवाल पूछा है। तो देखिए 11 सूत्री मांग। पहला मांग मद्य निषेध, मतलब शराब पर पूरी तरह से पाबंदी, अर्थात शराब की बिक्री नहीं होगी। जो दूसरा मांग था वह था नमक कर का अंत। अभी तक जो नमक पर टैक्स लग रहा था उस टैक्स को समाप्त करना, यह दूसरा मांग था। तीसरा मांग था भूमि कर में कमी, अर्थात अभी तक जो लैंड एंड रेवेन्यू टैक्स लग रहा था वह बहुत ज्यादा था, तो उस टैक्स को कम करना, यह तीसरा मांग था। चौथा मांग था सेना के व्यय में 50% की कमी। सेना के व्यय में 50% की कमी, अर्थात अभी तक जो सेना का खर्च है वह बहुत ज्यादा हो रहा है और उस ज्यादा खर्च का नुकसान भारतीय राजस्व पर पड़ रहा है,
भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है, तो इसीलिए सेना का जो खर्च है उसमें 50% की कमी की जाए। यह चौथा मांग था। पांचवा मांग था विनिमय दर में कमी। विनिमय दर में कमी। विनिमय दर क्या होता है? जब आप व्यापार करते हैं, जब आप बिजनेस करते हैं, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेते हैं। जैसे अगर आप अभी दुकान जाएं, आपको कुछ खरीदना हो, तो दुकानदार क्या करता है? आपसे धन लेता है और उस धन के बदले आपको कोई वस्तु देता है। तो इस लेन देन पर एक टैक्स लगता है, जिसको कि विनिमय टैक्स कहते हैं। आपको अगर कुछ खरीदना हो तो आपके पास जो धन है आप वो धन देंगे, और उसके बदले में अगले व्यक्ति के पास जो सामान है वह सामान देगा। तो इस लेन देन पर एक टैक्स लगता था, जिसको विनिमय टैक्स कहते थे। तो वह बहुत ज्यादा था। तो गांधी जी का कहना था कि इस विनिमय टैक्स को कम किया जाए, ताकि जो भारतीय व्यापारी हैं वह भी इस मार्केट में सरवाइव कर सके, इस मार्केट में कंपटीशन दे सके। तो यह था पांचवा मांग। फिर छठवां मांग था विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक। छठवां मांग था विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक। अर्थात जो विदेशी वस्तुएं भारत आ रही है, जो विदेशी वस्त्र भारत आ रहे हैं, उससे भारतीय कामगारों पर बुरा असर पड़ रहा है। भारत के लोग जो कपड़ा बुन रहे हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इसीलिए भारत में विदेशी वस्त्र का आयात बंद कर दिया जाए और भारत के लोग भारतीय वस्त्रों का ही इस्तेमाल करें। तो इसीलिए छठवां मांग रखा गया था कि विदेशी वस्त्रों के आयात पर रोक लगा दिया जाए। उसके बाद जो सातवां मांग था वह था सरकारी नौकरों का सरकारी नौकरों का वेतन आधा कर दिया जाए। सरकारी नौकरों का वेतन आधा कर दिया जाए। मतलब जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वह बहुत ज्यादा वेतन पा रहे हैं, जबकि भारत की बहुसंख्यक आबादी गरीब है। तो इसीलिए सरकारी नौकरों का वेतन आधा करके और वह जो धन बच रहा है वह भारत के गरीब जनता के विकास में खर्च किया जाए, भारत के गरीब जनता के उत्थान में लगाया जाए। तो इसीलिए सरकारी नौकरों का वेतन आधा कर दिया जाए। यह सातवां मांग था। अगला जो मांग था वह यह था कि पुलिस विभाग पर गुप्तचर और पुलिस विभाग पर जनता का नियंत्रण हो। जनता का नियंत्रण हो। अर्थात अभी तक जो पुलिस वाले या फिर गुप्तचर विभाग वाले जनता की गुप्तचरी करते हैं, आम लोगों की मुखबिरी करते हैं, और किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को कहीं से भी उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। अभी तक जो पुलिस का कानून चल रहा है, पुलिस का राज चल रहा है, तो इसको समाप्त किया जाए और जनता जनता का नियंत्रण पुलिस और गुप्तचर विभाग पर दिया जाए। आखिर अर्थात कि अगर पुलिस या फिर गुप्तचर विभाग जनता पर, आम लोगों पर बिना किसी सबूत के कोई कार्यवाही करे तो वह ना कर पाए, वह अवैध हो जाए। जैसे आज के डेट में होता है, हमारा नियंत्रण पुलिस पर है, पुलिस हमसे बाहर नहीं है, हम बिना किसी सबूत के अंदर नहीं जा सकते हैं, पुलिस हमको घर से नहीं उठा सकती जब तक उसके पास वारंट ना हो, जब तक उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो, और जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ना हो, पुलिस हमको नहीं उठा सकती है। तो गांधी जी उसी नियंत्रण की बात कर रहे थे कि जनता का पुलिस पर इतना नियंत्रण तो होना चाहिए। तो यह अगला मांग था। उसके बाद जो अगला मांग था वह यह था कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस। हथियार रखने का लाइसेंस जो आज के डेट में भी लोगों को मिलता है,
देखे होंगे कि लोग लाइसेंसी गन रखते हैं, वो इसीलिए उनको किसी से खतरा होता है, अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको गन रखना होता है। तो उस समय चूंकि भारतीयों को हथियार रखने की आजादी नहीं थी, तो गांधी जी ने यह अगला मांग रखा था कि आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को भी हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, जैसे कि एक यूरोपीय व्यक्ति रखता है। उसके बाद जो अगला मांग था, 10वां मांग था, वह यह था कि भारत का जो समुद्री तट है, जो भारत का समुद्री तट है, वह केवल भारतीय जहाज के लिए हो। अर्थात भारत में समुद्री तट किस लिए इस्तेमाल होगा, तो व्यापार के लिए इस्तेमाल होगा या फिर नौसेना के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहां पर सुरक्षा की बात नहीं है, यहां पर बात हो रही है व्यापार की। तो गांधी जी का कहना था कि भारत के समुद्री तट पर सिर्फ भारतीय जहाज आए, दूसरा कोई जहाज भारत के समुद्री तट पर ना आए। अर्थात जो विदेशों से व्यापार हो रहा है, उस व्यापार का अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिले, दूसरों को नहीं। जो विदेशी व्यापार करेगा वही तो भारत के समुद्री तट पर आएगा। तो जब भारत का समुद्री तट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जहाज के लिए आरक्षित होगा, तो इसका मतलब है कि भारत का जो विदेशी व्यापार होगा, विदेश से जो भारत व्यापार करेगा, वह सिर्फ भारतीय करेगा, उसमें और किसी का इंटरप्शन नहीं होगा। तो यह गांधी जी का अगला मांग था। और अगला जो बड़ा ही महत्वपूर्ण मांग था, वह यह था कि सभी राजनीतिक बंदियों को आजाद कर दिया जाए। सभी राजनीतिक बंदियों को आजाद कर दिया जाए। अर्थात जितने भी लोग आंदोलन में रत थे, मतलब जो अहिंसात्मक आंदोलन में रत थे, जो अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे, और उनको जो गिरफ्तार किया गया है, तो उन सबको आजाद कर दिया जाए। वह राजनीतिक बंदी के श्रेणी में आते हैं, तो उनको आजाद कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। तो यह 11 सूत्री मांग था, जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने से पहले तत्कालीन भारतीय वायसराय के सामने रखा था। तो यहां तक कोई समस्या है इन मांगों को समझने में कि इन मांगों का उद्देश्य क्या था? यह मांग अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने इसके लिए स्वराज का आंदोलन तक स्थगित करने की बात कर दी। आप अगर इन मांगों को समझेंगे तो आपको लगेगा, प्रतीत होगा कि अगर यह मांग मान लिया जाता तो भारत को ऐसे भी स्वाधीनता प्राप्त हो जाती। तो इस आंदोलन को, इस मांग को समझने में कोई समस्या है, कोई सवाल है? आवाज नहीं आ रही है। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक। तो अब जब गांधी जी ने यह मांग प्रस्तुत किया, तो भारतीय वायसराय जो था तत्कालीन, उसने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मांग पर वायसराय ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब कोई ध्यान नहीं दिया, तो 11 फरवरी 1930 ईस्वी को जब मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो 11 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में
इस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को यह अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी इच्छा से, गांधी जी अपनी इच्छा से जब और जिस जगह से चाहें, जब और जिस जगह से चाहें तथा जिस विषय से चाहें तथा जिस विषय से चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर सकते हैं जब चाहे, जिस जगह से चाहे और जिस विषय से चाहे। उसके बाद गांधी जी ने यहां भी बहुत ही सब्र से काम लिया और 2 मार्च 1930 ईस्वी को फिर से वायसराय को एक पत्र लिखा, फिर से वायसराय को एक पत्र लिखा और समझौता का प्रयत्न किया। गांधी जी ने वायसराय से कहा कि अगर सरकार उन 11 सूत्री मांगों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में, तो फिर बाध्य होकर के हमको आंदोलन प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन वायसराय ने इस पत्र का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, संतोषप्रद जवाब नहीं दिया वायसराय ने गांधी जी के इस पत्र का। तो उसके बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ करके, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ के, नमक कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया, आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अब जब निर्णय ले लिया तो फिर 2 मार्च को पत्र लिखा था और फिर डेट याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। इस दिन गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ, 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील की पदयात्रा करके, 200 मील का डिस्टेंस पैदल चल के 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिए। उस दांडी के तट पर, दांडी के समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक बना करके सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हो गया। यहां पर एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी कहती है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जबकि बाकी किताबें कहती है कि जब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बीपीएससी ने 64 में यह सवाल पूछा था और बीपीएससी ने यहाँ पर 6 अप्रैल आंसर लिया है, 12 मार्च आंसर नहीं लिया है, जबकि एनसीईआरटी 12 मार्च का डेट कहती है। बिपिन चंद्रा 12 मार्च का डेट कहते हैं कि 12 मार्च से ही नमक सत्याग्रह प्रारंभ हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, जबकि बीपीएससी का जो आंसर है वह है 6 अप्रैल, कि 6 अप्रैल से नमक कानून टूटा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। बीपीएससी ने 6 अप्रैल को सही जवाब माना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बीपीएससी में यह सवाल आएगा तो क्या आंसर मारना है, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत है?
यहां तक कोई सवाल? और अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। इसका विस्तृत कार्यक्रम है, इसको हमको बहुत विस्तार से देखना है। और इसमें हम बिहार में भी इसका प्रसार देखेंगे, क्योंकि यह बिहार में भी बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है? नहीं। ओके, चलिए ठीक है, फिर इसको आराम से देखिएगा और फिर हम लोग